इरादा कुछ कर गुजरने का हो तो लक्ष्य कभी भी बड़ा नहीं होता। ऐसा मानना है मध्य प्रदेश के रहने वाले पर्वतारोही भावना डहरिया का, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सहित कई दुर्गम चोटियों पर फतेह हासिल की है। भावना बताती है कि इस दौरान कई बार उनके साथ उनकी जान पर भी बनाई, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। मध्य प्रदेश की इस बेटी से खबर 100 ने वर्ल्ड माउंटेनियर डे पर खास बातचीत की, उनके जीवन से जुड़े कई दिलचस्प पहलू भी जाने। आइए दिखाते हैं खबर 100 की भावना डहरिया के साथ ये खास मुलाकात और ये खास बातचीत। अगर आप में हौसला हो कुछ कर गुजरने का तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती, और ऐसी एक युवती वहाँ से बैठी हैं आज, भावना डहरिया, जिन्होंने अपने हौसलों से माउंट एवरेस्ट पे फतह पाई है। सबसे पहले तो आपको बधाई देते हैं कि आपने अपने हौसलों से माउंट एवरेस्ट तक फतह पाई है। लेकिन क्या बचपन से ही माउंटेनियर बनने आती थी? क्योंकि लोग इंजीनियर बनने आते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में ये कैसे आया कि माउंटेनियर बने? बिल्कुल, ये बचपन का ही सपना है। जब मैं 7th क्लास में थी और मैंने अपनी बुक में पढ़ा स्कूल के सेशन में कि हमारी बिजेंद्री पाल मैम जो है वो उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है, तब मैंने सोचा कि मैं भी बड़े होकर पर्वतारोही बनूंगी और एक दिन माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी। लेकिन इसके लिए आपने अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया? मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ वो तामिया है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। बहुत ही छोटा सा गांव है मध्य प्रदेश का, और वहाँ पर गाइडेंस की इतनी ज़्यादा कमी थी कि मैं किसी को ना मैं अपनी ये चीज़ें समझा पाती थी, ना वो मेरी बात को समझ पाते थे कि माउंटेनियर बनना या पर्वतारोही बनना, ना मेरे टीचर को पता था कि कैसे होगा। लेकिन जब बोलते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो जैसे मैंने हायर एजुकेशन में मैंने 7th में तो सोच लिया था, और जो तामिया के पहाड़ हैं उनको जब मैं चढ़ती थी तो मैं अपने आप को एक पर्वतारोही मानती थी। और फिर जब मैं हायर एजुकेशन आफ्टर 12th मैं इधर भोपाल आई, और फिर जब मैंने माउंटेनिंग के बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि इसके कोर्सेज़ होते हैं। फिर मैंने वो कोर्सेज़ किए, फिर बेसिक एडवांस माउंटेनिंग के कोर्स होते हैं वो मैंने किए, और मैं एक पर्वतारोही बनी। लेकिन पेरेंट्स को समझाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि बाकी फील्ड में तो कुछ ना कुछ है, उनको ऐसा लगता कि अगर ये करेंगे तो ये बन जाएंगे, लेकिन ये कोर्स करके पर्वतारोही बन के सिर्फ पहाड़ चढ़ना है, उनको ऐसा लगता था। लेकिन मैंने उनको कहा कि नहीं, ये पहाड़ चढ़ना नहीं है, माउंटेनिंग में भी बहुत सारे स्कोप हैं। आप फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, आप एज अ इंस्ट्रक्टर काम कर सकते हैं, आप खुद की कंपनी रन कर सकते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स की, और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर आप एज अ इंस्ट्रक्टर माउंटेनियर्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं। स्कोप है, लेकिन तब उनको ये चीज़ें नहीं समझ में आती थी। लेकिन जब मैंने बताया कि माउंट एवरेस्ट मतलब वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है एवरेस्ट में जाना, अगर मैं जाऊँगी तो प्रदेश का बहुत बड़ा नाम होगा, और फीमेल में अभी तक कोई गया भी नहीं था। तो ये चीज़ें मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत ही मुश्किल से समझाई, और वो इस चीज़ में एग्री हुए। लेकिन जब उन्होंने मेरे अंदर की जो जुनून देखा कि हाँ नहीं, ये नहीं मानेगी, तो फिर वो कहे कि नहीं, इसको हम जाने देंगे, हमको इस पे भरोसा है। किस तरह की चुनौतियां हैं आपको जब आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और क्या कुछ आपने तैयारी करके रखी थी पहले से? जैसे मैंने आपको बताया कि कोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और माउंटेनिंग में फ़िज़िकल से ज़्यादा मेंटली आपको प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि जब आप एल्टीट्यूड में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस करनी होती है, जैसे हैपो एएमएस मतलब माउंटेन सिकनेस जो होती है, उससे कई बार बहुत ज़्यादा मोरल डाउन होता है। तो मेंटली स्ट्रांग होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा जो फिज़िकल ट्रेनिंग है वो मैं 40 किलोमीटर साइकिलिंग करती थी, 10 किलोमीटर रनिंग और योगा एक्सरसाइज, और जब मुझे मौका मिलता था तो मैं हिमालय जो है या गढ़वाल हिमालय, वहाँ पर जाके एक्सपीडिशन करती थी। तो उस सब सारी चीज़ों से मुझे ये लगा कि अब मैं एवरेस्ट जा सकती हूँ। आपने तैयारी तो भरपूर कर रखी थी, लेकिन कहता ना कि प्राकृतिक जो विपत्ति है वो कभी भी आ सकती है, तो वहाँ किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको, और क्या क्या मुश्किलें आई? बिल्कुल, एवरेस्ट जैसे -45 का टेम्परेचर, हड्डी गला देने वाला, और क्रेवासेस क्रॉस करने होते हैं, एवलांचेस आने की संभावना रहती है, और सबसे जो दुर्गम चीज़ है मतलब डेड बॉडीज़, जो, क्योंकि मैं अपने आप को तो खुशनसीब समझती हूँ कि मैं तो गई और सेफली मैं करके वापस आई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वापस भी नहीं आते हैं, और वो वहीं पर हैं जहाँ से हम गुजरते हैं। तो वो सारी चीज़ों को फेस करने के लिए काफ़ी मेंटली स्ट्रांग होना बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो जैसे मैं आपको एक किस्सा बताऊंगी कि जब मैं एवरेस्ट ऑलमोस्ट 400 मीटर दूर पे था टॉप पर, और मुझे मेरा रेगुलेटर ख़राब हो गया था। मैं ऑक्सीजन सिलेंडर में जब रेगुलेटर फिट करी थी तो वो लीक करने लगा। तो जब हम
क्लाइम करते हैं तो किसी पर जगह पर भी रुकना जो होता है तो हम ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, क्योंकि माइनस टेम्परेचर है, हमारा ब्लड जमने लगेगा, तो हम विद इन अ सेकेंड पानी वानी पी के हम अपना क्लाइम करते रहते हैं। लेकिन उस जगह पर मैं 1.5 घंटे रुकी हूँ अपने रेगुलेटर को ठीक करने के लिए, और वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। मतलब मैं कंटिन्यूसली रेगुलेटर को लीकेज को बंद भी करती थी, ब्रीथ लेती थी, कभी रेगुलेटर को सही करने का ट्राई करती थी, मेरे हाथ पूरे अकड़ चुके थे। तो जो टेक्निक्स हमको सिखाई गई थी कि कैसे आप सेफ रख सकते हो, तो वो सारी चीज़ें मैंने करी, बट उस जगह पर रेगुलेटर मेरा ठीक नहीं हुआ। और फिर मेरे शेरपा ने मुझसे कहा कि अब हम ऊपर नहीं, हमको नीचे जाना होगा। तो काफ़ी, और फिर जब उसने ये बात बोली तो सिर्फ एवरेस्ट ही नहीं था मेरी लाइफ में, एक संघर्ष का भी एवरेस्ट था जो मैंने 4 साल पहले तय किया। मतलब मैं एवरेस्ट के लिए रेडी तो थी, लेकिन फाइनेंशियली वीक होने के कारण जो नेपाल गवर्नमेंट को पैसे देने होता है वो मेरे पास नहीं थे, तो वो उसमें मुझे 4 साल लगा कि मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिली थी। फिर मुझे मध्य प्रदेश सरकार से ही सपोर्ट मिला और मैं एवरेज जा पाई, लेकिन टाइम लगा। तो वो जो चीज़ें हुई थी मेरे साथ है, मतलब लोगों ने मजाक भी बनाया था कि अरे देखो पातालकोट की लड़की एवरेस्ट चढ़ने आई है, तो वो सारी चीज़ें मेरे आंखों के सामने होने लगी कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण शायद अब मैं ऊपर नहीं जा पाऊँ। लेकिन मेरे शेरपा ने कहा कि अब नीचे उतरना, आप मेरा रेगुलेटर ले लो, मैं इसको मैनेज करते हुए नीचे उतरते हैं। तो मैंने कहा जब मुझे आपका ही लेना तो मैं नीचे क्यों उतरूँगी, मैं ऊपर जाऊँगी। और मैंने ये डिसीज़न अकेले क्लाइम करने का लिया, और मैं टॉप पर पहुंची। ऐसा नहीं है, फिर मेरा शेरपा ने उस रेगुलेटर को ठीक कर लिया था और वो भी पीछे से आया और मैं टॉप पर पहुंची, और काफ़ी मतलब खुशी का माहौल था। वो 10 मिनट करीब हम टॉप पर रुके, इंडिया फ्लैग होस्ट किया मैंने, और मध्य प्रदेश का लोगो मैं लेके गई थी, ये सारी चीज़ें की। बिल्कुल, आपने प्रदेश का नाम रोशन किया। माउंट एवरेस्ट के अलावा अब आपका अगला एम क्या है, क्या चाहती हैं आप, मतलब कहाँ, किसको फतह करना चाहती हैं अब आप? बिल्कुल, एवरेस्ट के बाद फिर मैंने ये डिसाइड किया कि सिर्फ एवरेस्ट तक ही सीमित नहीं रहना है। जो 7 कॉन्टिनेंट हैं हमारे वर्ल्ड के, उनकी हाईएस्ट पीक को मैं क्लाइम करूंगी। तो उसमें से मैंने अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका की पीक को मैंने क्लाइम कर लिया है। और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका की में ये खास बात है कि जो अफ्रीका की पीक है उसको मैंने दिवाली के दिन क्लाइम किया है, और ऑस्ट्रेलिया की पीक को मैंने होली के दिन क्लाइम किया, और हमारे जो भारतीय कल्चर है उसको स्प्रेड किया है। और वहाँ से जैसे मैंने अफ्रीका में इको फ्रेंडली दिवाली का मैसेज दिया था, तो ये सारी चीज़ें मैंने की है। और अब मैं जो बचे हुए महाद्वीप हैं उनकी हाईएस्ट पीक को भी बहुत जल्दी क्लाइम करूँगी। अच्छा, प्रदेश सरकार आप लोगों की किस तरह से मदद करती है, आप क्या चाहती हैं कि किस तरह से मदद कर सके आपकी? बिल्कुल, प्रदेश सरकार से मेरी बहुत ज़्यादा विनती ये है कि एवरेस्ट के लिए तो उन्होंने सपोर्ट किया, और अभी उन्होंने एक रूल, मतलब खेल युवा कल्याण का एक रूल है कि वो जो भी माउंटेनियर अगर मध्य प्रदेश से है और वो एवरेस्ट जाना चाहता है तो उसको 15 लाख तक की स्पॉन्सरशिप गवर्नमेंट देगी। लेकिन उसके वहाँ से आने के बाद क्या, जैसे मैं वापस आई या और भी हमसे पहले जिन्होंने मेल माउंटेनियर्स है जिन्होंने एवरेस्ट क्लाइम किया, उनको अभी तक कोई ऐसा डेजिग्नेशन सरकार के साइड से नहीं मिला है। और इतना बड़ा अचीवमेंट मध्य प्रदेश को देने के बाद भी अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर थोड़ा सा दुख होता है। ज़रूरत है इन सब, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं देंगे तो फिर आपको अचीवमेंट कैसे मिलेंगे अपने प्रदेश से। अच्छा, प्रदेश में कई लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ने आते हैं इसी फील्ड में, माउंटेनियर बनने आते हैं, क्या आने वाले समय में आप उनके लिए भी कोई क्लासेस लेंगी आप? बिल्कुल, मेरा सपना है कि प्रदेश में एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर हो जहाँ पर बेसिक ग्लेशियर तो मैं यहाँ नहीं ला पाऊँगी, लेकिन जो और भी ट्रेनिंग हैं वो मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा प्रदेश में एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर ओपन हो जहाँ पर माउंटेनिंग को लेकर और एडवेंचर को लेकर चीज़ें सिखाई जाए। अपनी कामयाबी के श्रेय किसको देना चाहेंगी? मैं मेरे पेरेंट्स को, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में पेरेंट्स ही होते हैं जो आपको जो सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। अगर वो आपको यस नहीं करेंगे तो शायद आप कुछ चीज़ें ना कर पाएँ। तो मैं अपने जो पेरेंट्स हैं उनको, और मेरे जो भी गाइडेंस रहे हैं, जैसे मेरे एक गुरु जी हैं डॉक्टर राजेश त्रिपाठी सर, उनको मैं थैंक यू बोलती हूँ। और हर उसको इंसान को मैं थैंक यू बोलती हूँ जिसने मुझे इसमें आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट किया है। तो ये थी माउंटेनियर भावना डेहरिया ने बताया कि किस तरह से उन्होंने माउंटेन पे चढ़ना शुरू किया और किस तरह उन्होंने एवरेस्ट को फतह किया, और साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी ख्वाहिश है कि प्रदेश में एक ऐसी एकेडमी हो जो माउंटेनियर्स को ट्रेनिंग देने का काम करे। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ दीपक सिंह, खबर 100, भोपाल।